प्रिय छात्रों, निर्माण आईएएस संस्थान यूपीएससी 2023 व 2024 के प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप सबके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर श्रृंखला लेकर आ रही है, जो प्रतिदिन के समसामयिक प्रश्नों के साथ सामान्य अध्ययन के अलग अलग विषयों संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर करेगा। ये कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अपने अनुभव और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं विश्वजीत तिवारी निर्माण आईएएस के इस मंच पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं कि मैं इस एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से आप लोगों को पिछले एक साल का करंट अफेयर तैयार करवा रहा हूं, साथ ही इंडिया और वर्ल्ड की मैपिंग, और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं इसके साथ साथ आप लोगों को एलिमिनेशन टेक्निक भी सिखा रहा हूं, ताकि एग्जाम में जब आप जाएं तो आप कम नॉलेज से अधिक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकें। अच्छा दोस्तों, आज मैं आप लोगों को थोड़ा कुछ निर्माण आईएएस की जो कि प्रमुख पहलें चल रही हैं, जो कि यूपीएससी के लिए अन्य पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं। दरअसल आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे मृत्युंजय सर, जो कि पिछले 12-13 सालों से यूपीएससी के फील्ड में दिग्गज के तौर पर जाने जाते हैं, वो यहां पर डेली 11 बजे से एडिटोरियल और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों का लाइव क्लास करते हैं। तो आप लोगों को वो क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से देखनी चाहिए। साथ ही हम अपने इकोनॉमिक सर्वे की सीरीज में इकोनॉमिक सर्वे का हम लोगों ने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन क्लास करा दिया है, और उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे में जो टोटल 12 चैप्टर हैं, उन 12 चैप्टर को हम लोगों ने 12 क्लास में कन्वर्ट करने का प्रयास किया है, और वो कल के बाद से आप लोगों को लगातार 12 क्लास के रूप में पूरी इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा दी जाएगी। आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि बाकी लोगों से हम ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ताकि यूपीएससी में जो हिंदी मीडियम के बच्चे मेहनत कर रहे हैं और जो रियल जेन्युइनली तरीके से पास होना चाहते हैं, उनके लिए हम क्वालिटी मटेरियल उपलब्ध करा सके। तो इसमें आप लोग हमारे साथ जुड़े और हमारी इन पहलों को देखें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। तो आइए आज की इस एमसीक्यू सीरीज की शुरुआत करते हैं। देखिए, आज की एमसीक्यू सीरीज का जो पहला क्वेश्चन है, ये हाल ही में भारत ने टाइगर रेंज देशों की प्री समिट मीटिंग की मेजबानी की। निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रेंज देश है? तो अगर यह प्रश्न आपको यह इंगित कराता है कि कोई भी ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें इंडिया मेंबर है, वैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो अब यह प्रश्न में हम समझ गए हैं कि हमें टाइगर रेंज कंट्री में कौन कौन से देश आते हैं, इसको जानना है। ये 4 देश हैं और कह रहा है कि इनका प्रयोग करके सही आंसर बताएं। देखिए, यहां पर भारत ने टाइगर रेंज कंट्रीज की प्री समिट मीटिंग की मेजबानी की है। तो 2022 में टाइगर रेंज कंट्रीज की प्री समिट कहां हुई है? इंडिया में हुई है। और टाइगर रेंज कंट्री समिट, जो कि 5 सितंबर 2022 को व्लादिवोस्टोक रूस में आयोजित हुआ था। अब इंडिया ने मेजबानी करी है, प्री समिट की मेजबानी इंडिया ने करी है, लेकिन टाइगर रेंज का जो फुल समिट होता है वो कहां हुआ है? व्लादिवोस्टोक रूस में आयोजित हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को पता हो गया कि 2 कंट्री तो ऑलरेडी टाइगर रेंज में आ गए, एक रसिया और एक इंडिया। जनवरी 2022 में बाघ संरक्षण पर 4था एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, और भारत के राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने भी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने भी बाघों के पुनः परिचय के लिए दिशा निर्देश पेश करने का निर्णय लिया है, जिनका उपयोग अन्य टाइगर रेंज देशों द्वारा किया जा सकता है। अब यहां पर इंफॉर्मेशन दी गई है कि टाइगर रेंज में कुल कितने देश हैं? 13 देश हैं जो टाइगर रेंज कंट्री, अर्थात जहां पर टाइगर पाए जाते हैं। कौन कौन से देश हैं? भारत, बांग्लादेश, भूटान। मैं आप लोगों को समझाते हुए जा रहा हूं कि कहां कहां से आपको देख लेना है। ये देखिए, यहां पे नेपाल, म्यांमार, अर्थात ये जो चारों देश हैं, भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और म्यांमार, ये 5 देश, ये भारत के साथ सीमा बनाने वाले देश हैं। तो भारत जो हिमालय से सीमा बनाने वाले देश है, ऊपर से इंडिया, उसके बाद नेपाल, फिर भूटान, फिर भारत के बाद म्यांमार। तो ये देश जो हैं, जो कि हिमालय से जुड़े हुए हैं, ये यहां पर आपके साथ है। और अगले कुछ देश कौन कौन से हैं? अब देखिए, ये रसिया से जुड़ा हुआ कंबोडिया एक है, उसके बाद लाओस है, जो कि साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, और मलेशिया, रूस, थाईलैंड, वियतनाम, चीन और इंडोनेशिया। अब देखिए, अगर आप साउथ ईस्ट एशिया के कौन कौन से देश हैं, तो यहां पर आपको दिखेगा कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड,
वियतनाम और इंडोनेशिया, अर्थात साउथ ईस्ट एशिया के जो 10 देश है उसमें से 7 देश टाइगर रेंज कंट्रीज के पार्ट है। तो 7 देश हो गए साउथ ईस्ट एशिया से, और एशिया, साउथ एशिया से कितने देश हो गए? भारत, नेपाल और भूटान, ये 3 देश साउथ एशिया से हो गए। और 2 देश और कौन से हो गए? एक चीन और दूसरा रूस। अर्थात अगर हम इनको रीजनल चेंज करके रीजन वाइज अगर देखेंगे तो हमें आसानी से याद भी हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आते हैं प्रश्न में कि कौन कौन से देश। हमने देखा कि मंगोलिया, कंबोडिया तो है, चीन भी है, लेकिन मंगोलिया और ईरान, अब देखिए यहां पर इसमें मंगोलिया है, इसमें आपको कहीं भी मंगोलिया नहीं दिखा और ना ही ईरान दिखा। तो टाइगर रेंज कौन कौन से देश है? तो इस तरीके से हमारा 2 और 4 आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। तो यह प्रश्न आपको बताता है कि आपको ऐसे कोई भी इंटरनेशनल जिसमें इंडिया मेंबर है वैसे देशों के बारे में जानकारी, वैसे ग्रुपों के बारे में जानकारी अवश्य लेनी है। अब ये देखिए, चूंकि जैसे जैसे हमारे यहाँ औद्योगिकरण बढ़ रहा है, नई नई कंपनियां खुल रही है, हम लोग विदेश से अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट प्रमोट कर रहे हैं, वैसे वैसे विदेश से संबंधित या कंपनियों से संबंधित विवाद भी बढ़ रहे हैं। तो कंपनियों के विवाद को सॉल्व करने के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रश्न है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो अब ये जानना जरूरी है कि भाई नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल चर्चा में क्यों है और ये क्या काम करता है। ऑप्शन पे देखते हैं। एनसीएलटी एक अर्ध न्यायिक प्राधिकरण है जो कंपनी अधिनियम के तहत, देखिए मैं सिर्फ की पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहा हूं जो कि गलत हो सकते हैं, संभावित गलत हो सकते हैं, के तहत उत्पन्न होने वाली दीवानी प्रकृति के कारपोरेट विवादों से निपटने के लिए निगमित है। तो पहले स्टेटमेंट में हमें 3 ऐसे पॉइंट मिले जो कि गलत हो सकते हैं। अर्ध न्यायिक, कंपनी अधिनियम के तहत गठित है, और तीसरा यह दीवानी प्रकृति के मुकदमों को देखता है। दूसरा है यह कंपनियों के दिवाला और समापन से संबंधित कानून पर वी बालकृष्ण एराडी समिति की सिफारिश पर आधारित है। तो यहां क्या गलत हो सकता है कि यह किस समिति की सिफारिश पर गठित है, यह आपको गलत होने की संभावित है। अगला, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण के लिए अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष लंबित न्यायिक कार्यवाही की शक्ति है। अर्थात अगर किसी भी औद्योगिक, यहां पर देखिए औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण से संबंधित कोई ऐसा मुकदमा जो कि कहीं पर है, तो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल उस मुकदमे की भी सुनवाई कर सकता है। इसका निर्णय अंतिम होता है, तो यहां अंतिम को हाईलाइट कर दीजिए, और इन्हें केवल कहां, सर्वोच्च न्यायालय में ही चुनौती दी जा सकती है। तो अब थोड़ा सा अगर समझदार आप हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जब निर्णय अंतिम है तो इसका मतलब है कि अब इसके आगे कोई सुनवाई नहीं होगी। तो यह स्टेटमेंट स्वयं एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करता है। यूपीएससी ऐसे स्टेटमेंट कभी देता है कि एक ही स्टेटमेंट खुद को ही कंट्राडिक्ट कर रहा होता है, खुद को ही गलत प्रूव कर रहा होता है। ठीक है, अब कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो हमने इसको घेर लिया। अब आइए इसको देख लेते हैं। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल भारत में एक अर्ध न्यायिक निकाय है। वैसी सभी ऑर्गेनाइजेशन जो कि सुप्रीम कोर्ट या हमारे जुडिशियल सिस्टम से अलग हैं, लेकिन वो जुडिशियली का कार्य करते हैं, तो उन्हें अर्ध न्यायिक निकाय कहा जाता है, जो भारतीय कंपनियों से संबंधित मुद्दों का निर्णय करती है। कंपनी ट्रिब्यूनल की स्थापना कंपनी अधिनियम 2013 के तहत, तो स्थापना किस एक्ट के तहत हुई? कंपनी अधिनियम 2013। यूपीएससी गलत कहां करा सकता है? गलत करा सकता है कंपनी एक्ट 1956 के तहत। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। और कब की गई? 1 जून 2016 को भारत सरकार द्वारा गठित किया गया था। यह कंपनियों के दिवाला और समापन, अर्थात कोई कंपनी जो कि अपना कंपनी बंद कर रही है या फिर कंपनी दिवालिया हो गई है, तो ऐसे मुकदमों को कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल देखता है। और इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो वी बालकृष्ण एराडी समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। यह ध्यान रखना है कि यह किसी भी मुकदमे की कार्यवाही को ग्रहण करने के लिए किसी भी आपराधिक अदालत का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। किसी भी मामले के संबंध में किसी भी मुकदमे या कार्यवाही को ग्रहण करने के लिए अगर कोई कंपनी से जुड़ा हुआ कोई आपराधिक मुकदमा है तो इसके पास नहीं आएगा। लेकिन जिसे ट्रिब्यूनल या अपील, हाँ ये ध्यान रखना है कि इस अधिनियम को किसी अन्य कानून के तहत निर्धारित करने का अधिकार है। अब आते हैं ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन में हमने ये जान लिया कि इसका निर्णय क्या होता है?
नेशनल कंपनी लॉ के तहत इसका निर्णय यहां पर देख लीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ कानून के मुद्दे पर भारत में सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इसको बताया है कि यह इसके खिलाफ अपील की जा सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है और फैसले के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में भी अपील की जा सकती है। अर्थात सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में नहीं बल्कि दो ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के खिलाफ अपील की जा सकती है। एक तो कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट में। तो अगर ऐसे हम देखते हैं तो हमारा ये जो चौथा ऑप्शन है ये अपने आप गलत हो जाता है कि केवल सर्वोच्च न्यायालय नहीं बल्कि, और यह अंतिम निर्णय भी नहीं है, इसके खिलाफ अपील अपीलेट ट्रिब्यूनल में की जा सकती है। तो जैसे ही हमने चौथा गलत काटा, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, और अब हमारे पास ऑप्शन हो गए 1 2 3 और 2 और 3। तो इसका मतलब है कि 2 और 3 तो सही है। अब सिर्फ हमें पहले पे सोचना है। तो क्या कह रहा है कि एनएलसी एक अर्ध न्यायिक प्राधिकरण है जो कंपनी अधिनियम के तहत, तो हमने जाना था कि 2013 के कंपनी अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई है और यह दीवानी प्रकृति के कॉर्पोरेट विवादों से निपटने के लिए निगमित है। जो भी वैसे मुकदमे जिसमें संपत्ति से संबंधित विवाद होते हैं या सामाजिक संबंधों से संबंधित विवाद होते हैं, शादी विवाह से संबंधित, तो इनको हम दीवानी मुकदमे कहते हैं। ठीक है, तो ये तो चूंकि कंपनी से संबंधित विवाद है तो दीवानी मुकदमा है ही, तो पहला ऑप्शन सही हो गया। तो पहला दूसरा और तीसरा अर्थात ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए, अब हम जानते हैं कि भारत सरकार को हाल ही में इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने इंडियन ओशन में, हिंद महासागर में जो रेयरेस्ट अर्थ मटेरियल होते हैं उनको खोजने का परमिशन दे दिया है। तो जब ऐसा परमिशन कोई इंटरनेशनल भारत को दे रहा है तो वो ऑर्गेनाइजेशन चर्चा में बना हुआ है और वो ऑर्गेनाइजेशन यूपीएससी की निगाह में जरूर बना हुआ है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन पर, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये क्या है कि असेंबली का इसका 27वां सत्र हाल ही में आयोजित किया गया। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है, जैसे ही सही दिखा आपने घेर दिया। अब कह रहा है कि यह अंतरराष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में खनिजों की खोज और दोहन के लिए खनन संहिता विकसित करने के लिए जिम्मेदार है। अर्थात यह एक कोड बनाता है, रूल बनाता है कि जिसके तहत जो ओपन समुद्र है, ओपन समुद्र अर्थात समुद्र का वैसा क्षेत्र जिस पर किसी देश का अधिकार नहीं है, उस क्षेत्र में समुद्र में अगर खनन करना हो तो क्या पैमाने होंगे, क्या रूल होगा, यह कौन बनाता है, स्टेटमेंट नंबर 1 के अकॉर्डिंग यह इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी बनाती है। अब सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि यह एक स्वायत्त अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1982। तुरंत दिमाग में जैसे ही डिजिट दिखे थोड़ा दिमाग चौकन्ना हो जाना चाहिए। क्या कह रहा है कि 1982 में यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी अंक्लोज के तहत की गई थी। तो इसमें देखिए दो ऑप्शन है, जो कि तीन ऑप्शन है जहां पर कि डाउट हो सकता है। पहला कि क्या यह स्वायत्त है, दूसरा कि क्या इसकी स्थापना 1982 में हुई थी, तीसरा कि क्या इसकी स्थापना अंक्लोज के तहत हुई थी। अब अगला ऑप्शन, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य आईएसए के वास्तविक सदस्य हैं। अब एक बात आप समझिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन उसकी काम करती हैं और कोई भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य मेंबर हो ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता है। बहुत सारे संयुक्त राष्ट्र की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जहां पर कि संयुक्त राष्ट्र के मेंबर उसके सदस्य नहीं है। तो यहां पर प्रश्न कह रहा है कि जो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है उसमें संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य उसके मेंबर होते हैं। तो यह स्टेटमेंट तो ऑटोमेटिकली दिख रहा है कि ये बहुत हार्डकोर स्टेटमेंट है, सभी सदस्य। तो यहां थोड़ा चौकन्ना हो जाना है। कह रहा है कि सही उत्तर चुनिए, तो सही को घेर देंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं इसमें क्या है। तो यह एक स्वायत्त अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1982 के यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी और 1994 के यूएनसीएलओएस के भाग 11 के कार्यान्वयन समझौते के तहत की गई थी। अर्थात इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना 1982 में की गई थी और वो भी अंक्लोज के तहत ही की गई थी। अर्थात इससे जुड़ा हुआ जो स्टेटमेंट है, अर्थात ये वाला स्टेटमेंट है सेकंड वाला, यह क्या है, सही है। अब कह रहा है कि प्राधिकरण एक संगठन है जिसमें के माध्यम से कन्वेंशन के पक्षकार राज्य सीमा से परे, किसके, राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र की सीमा से परे समुद्री तल
और उपमृदा में गतिविधियों को व्यवस्थित और नियंत्रित करते हैं। अर्थात समुद्र में अगर कोई राष्ट्रीय क्षेत्र से बाहर का समुद्र है, ओपन सी है, तो उस ओपन सी में अगर आपको कोई भी समुद्री गतिविधि करनी है जिसमें खोज करने हैं, तो ऐसे में आपको उसके लिए जो कानून बनाने का काम होता है वो कौन करता है? ISA करता है। ठीक है। तीसरा कह रहा है कि इसके वार्षिक सत्र में इसके सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि और इसके सचिवालय के कार्य पर चर्चा करने के लिए सभी लोग वार्षिक स्तर पर इसमें मिलते हैं। यहां ध्यान रखिएगा, लास्ट कह रहा है कि अंक्लोज के अनुच्छेद 156 के अनुसार अंक्लोज के सभी सदस्य के देश ISA के वास्तविक सदस्य हैं। अर्थात यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी के जो मेंबर हैं वो तो इसके मेंबर हैं, लेकिन यहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य इसके मेंबर कहीं नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य इसके मेंबर नहीं है। तो अगर हम इसको काट लेते हैं कि यह गलत हो गया, तो 3 गलत हुआ, तो ये गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, तो इसका मतलब है कि 1 और 2 ये दोनों सही हो गए। ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि आप लोगों को एग्जाम से रियल टच देना है, तो ऐसे में हमारी कोशिश रहती है कि हम इस सीरीज में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी शामिल करें। तो हमने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 2022 का क्वेश्चन पूछा गया था, यह शामिल किया है आपको। आइए इससे देख करके आपको अंदाजा बताते हैं कि आपको कैसे क्वेश्चन से लड़ना है, कैसे क्वेश्चन से टैकल करना है। अब देखिए 2022 में यूपीएससी ने पूछा है ये कि कोविड-19 विश्व महामारी को रोकने के लिए बनाई जा रही वैक्सीनों के प्रसंग में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए वैक्सीन चूंकि पिछले साल खूब चर्चा में रही है, तो खूब चर्चा में रही है तो ऐसे क्वेश्चन तो पूछना स्वाभाविक ही है। अब प्रश्न कह रहा है कि भारतीय सीरम संस्थान, हम सभी जानते हैं, ने mRNA प्लेटफॉर्म, अब यहां पर देखिए वैक्सीन क्या mRNA से बनती है, ठीक है, या फिर डीआरएनए से बनती है, यहां पर डाउट हो सकता है। प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर कोविशील्ड नामक कोविड-19 वैक्सीन निर्मित की। तो सबसे पहले कि क्या सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड वैक्सीन बनाई? अगर बनाई तो क्या mRNA टेक्नोलॉजी यूज की? ये आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए क्योंकि यह बहुत ही हॉट न्यूज है। तो ऐसे न्यूज जो कि आपके आसपास खूब चर्चा में है पिछले साल और इस साल, वैसे न्यूज के बारे में पूरी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। अब जैसे यहां आ गया स्पुतनिक वी वैक्सीन। अब इस वैक्सीन के बारे में कह रहा है कि यह क्या है? रोगवाहक आधारित प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर बनाई गई है। अर्थात जो स्पुतनिक वैक्सीन बनाई गई है, हम जानते हैं कि स्पुतनिक वैक्सीन रसिया की थी, और रसिया की जो स्पुतनिक वैक्सीन थी, यह कह रहा है कि इसमें वायरस को ही डेड करके यह वैक्सीन बनाई गई है। अर्थात इसके लिए कोई अलग कंटेंट यूज नहीं किया गया है, बल्कि वायरस को, जो कोविड-19 का वायरस है, उसी को डेड करके यह वैक्सीन तैयार की गई है। अब कह रहा है कोवैक्सीन। अब कोवैक्सीन किसने बनाया था? ये चूंकि भारत में खूब चर्चा में था तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक निष्क्रिय रोगजनक आधारित वैक्सीन है। अर्थात कोवैक्सीन जो है यह भी क्या है? ये है कोवैक्सीन एक निष्क्रिय, अर्थात यह भी डेड वैक्सीन से बनाई गई है। तो यहां पर ये तीनों के तीनों ऑप्शन आपसे डिमांड करते हैं, इनमें से एलिमिनेशन करने की जरूरत नहीं है, यहां पर आपको अपने डेप्थ नॉलेज को शो करना है। तो यूपीएससी ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है जहां पर एलिमिनेशन टेक्निक के बजाय आपका नॉलेज काम आता है। लेकिन यूपीएससी इस बात का ध्यान रखता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछते समय जहां पर कि नॉलेज की जरूरत हो, यूपीएससी इस बात का ध्यान रखता है कि वो काफी चर्चा में रहने वाला न्यूज रहा। ठीक है। जैसे रसिया यूक्रेन वार, तो अगर रसिया यूक्रेन वार पिछले साल चर्चा में रहा है, अभी भी चर्चा में है, तो रसिया के आसपास का, यूक्रेन के आसपास का मैपिंग का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो बहुत ही टफेस्ट क्वेश्चन बना करके यूपीएससी पूछेगी। ऐसा आपको इसके लिए पहले ही प्री मेंटली तैयार रहना चाहिए। ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है कि जो सीरम इंस्टीट्यूट था उसने कोविशील्ड वैक्सीन तो जरूर बनाई थी, ठीक है, लेकिन ये mRNA वैक्सीन नहीं थी। अर्थात ये पहला ऑप्शन गलत था, तो 2 और 3 सही थे, तो ऑप्शन नंबर बी सही था। लेकिन ये सिर्फ मैं आप लोगों को प्रेजेंट कर रहा हूं कि ऐसा क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछता है। अब आइए हम लोग एक मैपिंग का क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये वर्ल्ड मैपिंग का क्वेश्चन है। निम्न राजधानी नगरों को उत्तर दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करें। ये 4 राजधानी है। टोक्यो, हम जानते हैं कि टोक्यो कहां की राजधानी है? टोक्यो जापान की राजधानी है। सियोल कहां की राजधानी है? सियोल दक्षिण कोरिया की राजधानी है। सियोल दक्षिण कोरिया की राजधानी है। बीजिंग कहां की राजधानी है? तो बीजिंग चीन की राजधानी है।
और प्योंगयांग। प्योंगयांग कहां की राजधानी है? आप लोगों को अगर पता होना चाहिए, ये सब राजधानियों को जानकारी होनी चाहिए, तो ये उत्तर कोरिया की राजधानी है। अब यहां पर ये मैपिंग दी गई है कि इसको, इन चारों राजधानियों को आपको क्या करना है? उत्तर दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करने हैं। अब उत्तर दक्षिण क्रम में इन चारों राजधानी को व्यवस्थित करने हैं, आपको उत्तर दक्षिण क्रम आना चाहिए। देखते हैं आप लोगों को कितना पता है। ठीक है, तो कमेंट में आप लोग बताएं कि इनका ऑप्शन नंबर सही क्या होगा। ठीक है, आइए देखते हैं मैप को। यहां पर देखिए, मैं चारों राजधानियों को सामने से हाईलाइट कर देता हूं। ये देखिए बीजिंग है, ये चाइना की राजधानी है बीजिंग, ये बीजिंग है। यहां पर देखिए प्योंगयांग है, नॉर्थ कोरिया की राजधानी। उसी के जस्ट नीचे यहां पर देखिए सियोल है, साउथ कोरिया की राजधानी। और यहां पर टोक्यो है, जापान की राजधानी। अब आप लोग बताएंगे देख करके कि इनमें से उत्तर से दक्षिण क्रम में कौन सा राजधानी कौन कहां पर है। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि जैसे मैप दिखता है, एग्जैक्टली मैप वैसा होता नहीं है, क्योंकि पृथ्वी गोल है और ये जो गोलार्ध है, यह गोलार्ध आप लोग हमेशा कोई भी मैप देखते समय उनके अक्षांश और देशांतरों का उपयोग जरूर करें। यहां पर देखिए ये जो 40 डिग्री अक्षांश है, 40 डिग्री अक्षांश, ये उत्तर दक्षिण क्रम का निर्धारण करती है। ठीक है, अब 40 डिग्री देशांतर से सॉरी अक्षांश से जो जितना नीचे है वो उतना दक्षिण है। तो अब देखिए 40 डिग्री अक्षांश के पास वहां पर बीजिंग सबसे सटा हुआ है 40 डिग्री अक्षांश के पास, तो बीजिंग सबसे पहले होगा। उसके बाद देखिए 40 डिग्री अक्षांश से प्योंगयांग थोड़ा सा दूरी पर है, तो बीजिंग के बाद प्योंगयांग होगा। उसके बाद देखिए सियोल है थोड़ी सी दूरी पर, लेकिन जापान का टोक्यो यहां से बहुत दूरी पर है, तो टोक्यो सबसे लास्ट में होगा। अर्थात जो इनका पश्चिम से पूर्व का क्रम है, वही इनका उत्तर से दक्षिण का क्रम भी है। ठीक है, तो आइए इसको एक बार पहले सही कर लेते हैं, फिर देखते हैं मैप। तो हम जानते हैं सबसे पहले क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बीजिंग। बीजिंग के बाद क्या होगा, उत्तर कोरिया का प्योंगयांग। उसके बाद क्या होगा, साउथ कोरिया का सियोल। और सबसे लास्ट में क्या होगा, जापान का टोक्यो। 2 4 3 1, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अब थोड़ा इस मैप में आप लोगों को और भी जानकारी दे देता हूं मैं। देखिए इस मैपिंग में जो आप लोगों को ध्यान देना है, यहां पर जापान और कोरिया के बीच में, इधर चाइना और इधर कोरिया है, कोरिया प्रायद्वीप, इन दोनों के बीच में सी ऑफ जापान है। इसी सी ऑफ जापान के जस्ट नीचे ध्यान रखना है कि जापान और कोरिया के बीच में क्या है, सी ऑफ जापान। और यहां पर कोरिया और चाइना के बीच में, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और चाइना के बीच में यहां पर है येलो सी, अर्थात पीला सागर। तो सी ऑफ जापान और येलो सी का मैप आप लोग ध्यान रखिए। उसके नीचे क्या है, ईस्ट चाइना सी। ईस्ट चाइना सी के नीचे क्या है, फिलीपींस के ऊपर देखिए फिलीपींस सी, और उसके नीचे है साउथ चाइना सी। ठीक है, तो साउथ चाइना सी, यहां से आप सभी जो समुद्र हैं, इन सभी समुद्र को उत्तर दक्षिण क्रम में समझ लेना है कि सी ऑफ जापान, जापान और कोरिया के बीच में है। इधर कोरिया और चीन के बीच में है येलो सी। येलो सी के जस्ट नीचे चाइना के जस्ट ईस्ट में है ईस्ट चाइना सी। और फिलीपींस है, ये फिलीपींस के जस्ट ईस्ट में, अर्थात ईस्ट और नॉर्थ में है फिलीपींस सी। और फिलीपींस और चाइना के बीच में साउथ चाइना सी है। ठीक है, तो ये सारे जो सागर थे ये भी हमने आपको बता दिया। आप लोग अपने घर में ये मैपिंग जरूर करेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अब यह प्रश्न है कृष्णा की सहायक नदी। नदियों को बताते समय मैंने जो खुद को एक ट्रेंड किया है, एक ट्रिक से, जब कृष्णा की सहायक नदियों का नाम आता है तो मैंने एक ट्रिक से याद किया था कि भीमा घाट प्रभा, माल प्रभा और भीमा घाट प्रभा, माल प्रभा और तुंगभद्रा से शादी करना चाहता था, और मौसी ने उसकी शादी कोयना और मुनेरू से करवा दी। तो भीमा घाट प्रभा, माल प्रभा और तुंगभद्रा से शादी करना चाहता था
शादी करना चाहता था, मौसी ने उसकी शादी कोयना और मुनेरू से करवा दी। ये जो ट्रिक है, ऐसे ही ट्रिक मैं आप लोगों को बाकी नदी सिस्टम के बारे में भी बताता रहूंगा, ताकि रिवर से जुड़े हुए अगर कोई प्रश्न आपके सामने आए तो वो डेफिनेटली सही हो जाए। देखिए इसमें तो अब कह रहा है कि ये कृष्णा की सहायक नदियों का ट्रिक है। तो कौन कौन सी सहायक नदी है? तो पहला हो गया भीमा, दूसरा हो गया घाट प्रभा, तीसरा हो गया माल प्रभा, चौथा हो गया तुंगभद्रा, पांचवा होगा, यहां जो मौसी लिखा है इसको आप लोगों को समझना है मूसी रिवर। तो पांचवा हो गया मूसी, छठवा है उसकी शादी किसे करा दी? कोयना। तो छठवा हो गया कोयना, और कोयना और किससे? मुनेरू। तो छठवा और सातवां, अर्थात ये 7 नदियां हैं, जो 7 प्रमुख नदियां हैं जो कि कृष्णा की सहायक नदी हैं, उनके लिए ये ट्रिक है। आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो आइए देखिए, भीमा तो है, घाट प्रभा भी है, माल प्रभा भी है, लेकिन पेन्नार नहीं है। अब यहां पर देखिए, घाट प्रभा है, तुंगभद्रा है, मूसी है, कोयना भी है। तो घाट प्रभा, तुंगभद्रा, मूसी और कोयना, ये क्या हो गए? ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। ठीक है, इधर देखिए बाकी तो कोई ना कोई कट ही जाएगा। ये वेनगंगा किसकी सहायक नदी है? वेनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। तो ये सब चीजें हमें देखना है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। तो बाकी के रिवर की मैपिंग में मैं आप लोगों को ऐसे ही ट्रिक के साथ अपडेट करूंगा। आप इस सेशन को देखते रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। हमारे से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।